ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं सेंटेंस। सेंटेंस मींस होता है वाक्य। सेंटेंस मींस क्या होता है? वाक्य। तो अब वाक्य क्या होते हैं? शब्दों के क्रमबद्ध समूह को हम वाक्य या सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, शब्दों के क्रमबद्ध समूह को हम वाक्य या सेंटेंस कहते हैं। वाक्य क्या होते हैं? वाक्य यानी जब शब्दों को हम एक निश्चित क्रम में लगाते हैं, जब शब्दों को हम निश्चित क्रम में लगाते हैं तो एक सेंटेंस बनता है। सेंटेंस जो होता है, वाक्य जो होता है, शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है या क्रमबद्ध समूह होता है। ठीक है, तो वाक्य क्या होते हैं? शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, शब्दों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य जो होते हैं, वाक्यों को हम 5 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। वाक्य जो होते हैं, सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंस मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंस मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है? शब्दों के क्रमबद्ध समूह को हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस होता है एक ग्रुप होता है जो शब्दों को, मतलब वर्ड्स जो होते हैं, वर्ड्स का ग्रुप होता है, उसको हम एक निश्चित क्रम में लगाते हैं, एक सही ऑर्डर में लगाते हैं। तो द सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, द सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ठीक है, अंग्रेजी में डेफिनेशन हो जाएगी द सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ठीक है, शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंस यानी वाक्य मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। ठीक है, पहला जो होता है, पहला होता है एसर्टिव सेंटेंस। क्या होता है? एसर्टिव सेंटेंसेस। एसर्टिव सेंटेंसेस माने होता है साधारण वाक्य। एसर्टिव सेंटेंस माने क्या होता है? साधारण वाक्य। एसर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें किसी बात को साधारण रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो जिस सेंटेंस में किसी बात को या किसी कथन को साधारण रूप में व्यक्त किया जाता है उसे हम एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एसर्टिव सेंटेंस जो होते हैं, एसर्टिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें किसी बात को हम साधारण रूप में व्यक्त करते हैं। एसर्टिव सेंटेंस जो होते हैं, एसर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एसर्टिव सेंटेंस जो होते हैं, एसर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है, पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं या स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनमें किसी बात को स्वीकार किया जाता है उन्हें हम स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य या एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम किसी बात को स्वीकार करते हैं या जिन सेंटेंसों में कोई बात स्वीकार की जाती है या जिन कथनों में कोई बात स्वीकार होती है उन्हें हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस मींस सकारात्मक वाक्य, यानी सकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य को ही अंग्रेजी में एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस के जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, उनके अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम लगाते हैं कर्ता। क्या लगाते हैं? कर्ता। अब कर्ता क्या होता है? सेंटेंस में, वाक्य में जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, जो क्रिया को कर रहा होता है, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता। ठीक है, तो कर्ता क्या होता है? किसी काम को करने वाला व्यक्ति कर्ता होता है। इसके बाद सहायक क्रिया। सहायक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो मुख्य क्रियाओं के साथ जुड़कर के अर्थ को पूरा कर देती हैं, तो वो सहायक क्रियाएं होती हैं। या वे क्रियाएं जो मुख्य क्रियाओं के साथ प्रयोग की जाती हैं उन्हें हम सहायक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मुख्य क्रिया। क्या आती है? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है? तो
किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। किसी काम का करना या होना पाया जाना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। तो सबसे पहले हमें कर्ता लगाना है, फिर लगानी है सहायक क्रिया, फिर लगानी है मुख्य क्रिया, फिर लगाना है कर्म। इसके बाद कोई अन्य शब्द अगर बचा हुआ है, अदर कॉम्प्लीमेंट बचा हुआ है, अन्य कोई पूरक शब्द बचे हुए हैं या शब्द समूह बचा हुआ है तो उसको हम पीछे लगाएंगे सबसे। इसके तुरंत बाद हमें यानी सबसे लास्ट में लगाना होता है फुल स्टॉप। ठीक है, यानी एफर्मेटिव सेंटेंस की अनुवाद करने का क्रम सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, फिर मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म, अदर यानी अन्य शब्द और इसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, एक एग्जांपल इसका देखें, जैसे वह है आज पतंग उड़ा रहा है, ये दिया हुआ है। वह आज पतंग उड़ा रहा है। ये देखें, इसमें क्या हो रहा है? बात को स्वीकार किया जा रहा है कि वह आज पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, तो इसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लगाना है? कर्ता। पतंग उड़ाने का काम कौन कर रहा है? वह। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। ठीक है, पुरुष है तो ही आएगा। अब देखें, ये टेंस है तो हमें टेंस पहचान के करना पड़ेगा, तो हमें लगानी है सहायक क्रिया। क्या लगानी है? सहायक क्रिया। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाएं इज, एम, आर होती हैं। तो ही के साथ में आता है इज, तो ही इज। इसके बाद हमें क्या लगाना है? मुख्य क्रिया लगाना है। क्या लगाना है? मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या है? उड़ा रहा है, मतलब उड़ाना। तो उड़ाना होता है फ्लाइंग और इसमें जुड़ता है आईएनजी, तो फ्लाइंग। तो ही इज फ्लाइंग। इसके बाद क्या है? इसके बाद मुख्य क्रिया के तुरंत बाद हमें कर्म लगाना होता है। तो कर्म क्या है? पतंग। कर्म क्या है? पतंग। तो पतंग की क्या होती है? काइट। तो हो जाएगा काइट। तो ही इज फ्लाइंग काइट। इसके बाद अन्य शब्द इसमें क्या बचा हुआ है? आज। तो आज की अंग्रेजी टुडे। ठीक है, और क्या आता है लास्ट में? फुल स्टॉप। तो इस तरह से कोई भी इसका सेंटेंस आएगा, एफर्मेटिव सेंटेंस का कोई भी सेंटेंस रहेगा, तो इस तरह से हमें उसका अनुवाद करना है। ठीक है, देखिए इसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है, दूसरा जो भाग होता है, वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस माना होता है नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस माने क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस माने क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस माने होता है नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं? तो नकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें किसी बात को स्वीकार नहीं किया जाता है, या जिन सेंटेंस में किसी बात को अस्वीकार किया जाता है, मतलब स्वीकार नहीं किया जाता है, उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान करने का तरीका यह है कि सेंटेंस में हमें देखना है, सेंटेंस को पढ़ना है, तो सेंटेंस में नहीं या कभी नहीं शब्द दिया होगा, या ना दिया होगा, ना या नहीं या कभी नहीं। तो अगर इनमें से कोई शब्द दिया है तो समझ लीजिए कि वो नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में कौन सा शब्द दिया होता है? नहीं शब्द दिया होता है। तो जिन वाक्यों में नहीं शब्द दिया होता है उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में नहीं शब्द दिया होता है उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यह नेगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं, नकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें किसी बात को हम स्वीकार नहीं करते हैं, मतलब अस्वीकार करते हैं। जिन वाक्यों में किसी बात को अस्वीकार किया जाता है या स्वीकार नहीं किया जाता है उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की अनुवाद करने का क्रम है कि नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हमें लगाना है कर्ता। क्या लगाना है? कर्ता। अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम कर्ता लगाएंगे। इसके तुरंत बाद हम लगाते हैं सहायक क्रिया। क्या लगाते हैं? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया लगाते हैं। इसके बाद हमें
नोट लगाना होता है, यानी नहीं शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं तो नहीं शब्द की अंग्रेजी नोट आती है। और इसके तुरंत बाद हमें लगानी होती है मुख्य क्रिया। क्या लगानी होती है? मुख्य क्रिया। समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम कर्ता लगाएंगे, फिर लगाएंगे सहायक क्रिया, फिर लगाएंगे नोट और फिर लगाएंगे मुख्य क्रिया। इसके बाद हम लगाते हैं कर्म। क्या लगाते हैं? कर्म। और कर्म के बाद आता है अन्य शब्द और इसमें भी लगता है फुल स्टॉप, क्योंकि हमें पता है कि एसर्टिव का ही पार्ट है, दूसरा पार्ट है, पहला एफर्मेटिव है, दूसरा नेगेटिव है, इसलिए इसके पीछे भी क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, तो अनुवाद करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लगाएंगे कर्ता। सबसे पहले क्या लगाएंगे? कर्ता। इसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया। क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया के बाद क्या लगाएंगे? नोट लगाएंगे। और नोट के बाद मुख्य क्रिया लगाएंगे। मुख्य क्रिया के बाद कर्म लगाएंगे और कर्म के बाद अन्य शब्द लगाएंगे और उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। समझ में आ रहा है? तो नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए ये क्रम है। अगर अंग्रेजी में हम लिखना चाहें, इंग्लिश में लिखना चाहें, तो सब्जेक्ट बोलते हैं कर्ता को। कर्ता को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। सहायक क्रिया को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसके बाद हमें लगाना होता है नोट और इसके बाद मेन वर्ब, मुख्य क्रिया को हम कहते हैं मेन वर्ब। और इसके बाद कर्म, कर्म को बोलते हैं ऑब्जेक्ट और अन्य शब्दों को बोलते हैं अदर, अदर कॉम्प्लीमेंट। और इसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, तो देखें अनुवाद करने के लिए अंग्रेजी क्रम क्या होगा? अंग्रेजी में सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, फिर नोट, ये नोट हो गया, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, अदर यानी अन्य शब्द और फुल स्टॉप। ठीक है, इसके एक सेंटेंस को देखते हैं। ठीक है, इसके एक सेंटेंस को हम देखते हैं। ठीक है, है सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर नोट, फिर मुख्य क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म, अदर यानी अन्य शब्द और फुल स्टॉप। सेंटेंस देखें इसका, हम अनुवाद करने के लिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। जैसे ये था अपना, वह आज पतंग उड़ा रहा है, इसका हम नेगेटिव बना रहे हैं। जैसे देखें, वह आज पतंग नहीं उड़ा रहा है। यह सेंटेंस देखें, वह आज पतंग नहीं उड़ा रहा है, ये सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहले हमने पहचान लिया कि नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि इसमें नहीं शब्द दिया होता है। तो जिस सेंटेंस में नहीं शब्द दिया होता है वो कौन सा होता है? नेगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस है ये। और नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए हमने क्रम लिखा है। सबसे पहले हमें क्या लगाना है? कर्ता लगाना है। तो सबसे पहले हम कर्ता देखें, कर्ता क्या है? वह, तो वह की अंग्रेजी हो जाएगी ही। इतना समझ में आ गया? इसके तुरंत बाद हमें क्या लगानी है? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया इसमें हमने क्या लगाई थी? इज, तो इज इसमें आएगी सहायक क्रिया, तो ही इज। और सहायक क्रिया के तुरंत बाद लगाना है नोट, यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाना है नोट, तो हम लगा देंगे नोट। इतना क्लियर हो गया? तो हो गया ही इज नोट। इसके बाद लगानी है मुख्य क्रिया। क्या लगानी है? मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया इसमें क्या है? उड़ा रहा है, उड़ाना, उड़ाना की हमने लिखी थी क्या? फ्लाइंग। फ्लाई माना होता है उड़ाना, आईएनजी फॉर्म लगनी है तो क्या हो जाएगा? फ्लाइंग, तो हो जाएगा फ्लाइंग। ठीक है, तो हो गया ही इज नॉट फ्लाइंग। इसके बाद हमें क्या लगाना है? पतंग, ये कर्म है, ऑब्जेक्ट लगाना है, कर्म लगाना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? पतंग, तो पतंग की क्या हो जाएगी? काइट। तो हो गया ही इज नॉट फ्लाइंग काइट। अब इसमें देखें, इसमें और कौन सा शब्द बचा हुआ है? आज। ये अदर वर्ड्स है, यानी अन्य शब्द, अन्य शब्द, अदर वर्ड्स लगाना है। तो क्या है? आज, तो आज की अंग्रेजी टुडे, और इसमें भी क्या आता है? फुल स्टॉप। तो हो गया ही इज नॉट फ्लाइंग काइट। ठीक है, ही इज नॉट फ्लाइंग काइट और टुडे। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए नहीं की अंग्रेजी क्या लगाते हैं? नोट लगाते हैं। ठीक है, या कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें अकेला नो लगा होता है। ठीक है, वो भी हम सेंटेंस बताएंगे
हम इनको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये पहला पूरा हो गया, एसर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट हो गए, एफर्मेटिव और नेगेटिव। इसके बाद दूसरा जो सेंटेंस आता है वो आता है इंट्रोगेटिव। कौन सा? इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इसमें पहला ही शब्द दिया हुआ है प्रश्न। क्या दिया हुआ है? प्रश्न दिया हुआ होता है, ठीक है। तो प्रश्न दिया हुआ है तो समझ लीजिए कि वे सेंटेंस या वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं, वे सेंटेंस या वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। वे सेंटेंस या वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। वे सेंटेंस जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसकी पहचान करने के लिए एक तरीका और होता है, जो सेंटेंस दिए होते हैं उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, इस तरह का, ठीक है। तो जब किसी सेंटेंस के अंत में इस तरह का कोई चिन्ह दिया है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, इस तरह का कोई चिन्ह दिया है, तो हम समझ लेंगे कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं या जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं या ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्यों की पहचान ये होती है कि उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, इसको अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, तो क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला जो होता है, पहला होता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? वे सेंटेंस, ठीक है। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की परिभाषा ध्यान से सुनेंगे। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो क्या से प्रारंभ होते हैं, यानी हिंदी में सबसे पहले सेंटेंस के प्रारंभ में क्या शब्द लगा होगा? कौन सा शब्द? क्या शब्द लगा होगा? तो जिन सेंटेंस के प्रारंभ में क्या शब्द लगा होता है उन्हें हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। या सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिन सेंटेंस या जिन वाक्यों के अंत में क्या शब्द लगा होता है। तो यदि किसी सेंटेंस के प्रारंभ में, जिन सेंटेंस के प्रारंभ में क्या शब्द लगा होता है, यानी जिन सेंटेंस के प्रारंभ में क्या शब्द लगा होता है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, उन्हें हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो क्या से प्रारंभ होते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क दिया होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया होता है। ऐसे वाक्यों का उत्तर हम यस और नो में, किसमें? यस या नो में दे सकते हैं, मतलब हाँ या नहीं में दे सकते हैं। ऐसे वाक्य जो क्या से प्रारंभ होते हैं और जिनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है उन्हें हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं इनका उत्तर यस और नो में दे सकते हैं, हाँ या नहीं में दे सकते हैं, ठीक है। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं इनका अनुवाद करने के लिए, अनुवाद करने का क्रम है कि सबसे पहले हम लगाते हैं सहायक क्रिया। सबसे पहले क्या लगाएंगे? सबसे पहले अनुवाद करने के लिए सबसे पहले इनमें सहायक क्रिया लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? सहायक क्रिया।
सहायक क्रिया के तुरंत बाद लगाया जाता है कर्ता। क्या लगाया जाता है? कर्ता। अगर इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है तो यहीं पर कर्ता के बाद नोट आ जाता है और इसके तुरंत बाद आती है फिर मुख्य क्रिया। क्या आती है? मुख्य क्रिया। ठीक है, कर्ता के बाद क्या आता है? नोट आता है। अगर नेगेटिव है तो, नेगेटिव नहीं है तो नोट नहीं आएगा। फिर मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया के बाद आता है कर्म, और कर्म के बाद आते हैं अन्य शब्द, और अन्य शब्दों के बाद आता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने का क्रम ये है। सबसे पहले हमें लगानी है सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाना है कर्ता, फिर अगर नेगेटिव है तो नोट लगाना है, नहीं है तो केवल कर्ता आएगा, फिर मुख्य क्रिया, इसके बाद मुख्य क्रिया के बाद कर्म, कर्म के बाद अन्य शब्द और अन्य शब्दों के बाद क्वेश्चन मार्क। अंग्रेजी में इसका अनुवाद करने का क्रम देखें तो सबसे पहले हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब, यानी सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव है तो नोट आएगा और नेगेटिव नहीं है तो नोट नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद हमें लगानी है मेन वर्ब। क्या लगानी है? मेन वर्ब, और इसके बाद हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स, अदर कॉम्प्लीमेंट, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अंग्रेजी में अनुवाद करने का क्रम देखें। अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए अंग्रेजी में अनुवाद करने का क्रम है, सबसे पहले हमें सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट यानी कर्ता, अगर नहीं शब्द दिया है तो नोट, और नहीं दिया है तो नहीं आएगा नोट। इसके बाद मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, अदर यानी अन्य शब्द, और क्वेश्चन मार्क। तो ये क्रम हमें अपनाना है। ठीक है, तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नवाचक वाक्यों में हमने पहला बताया सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वे सेंटेंस होते हैं जो क्या से प्रारंभ होते हैं और जिनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। तो जिन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो और प्रारंभ में क्या शब्द लगा हो और जिनका उत्तर हम हाँ या नहीं में यानी यस और नो में दे सकते हैं, उन्हें हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अनुवाद करने का क्रम ये है, सबसे पहले सहायक क्रिया, फिर कर्ता, नेगेटिव है तो नोट, नहीं है तो नहीं आएगा, इसके बाद मुख्य क्रिया, कर्म, अन्य शब्द और क्वेश्चन मार्क। यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर और क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस देखें, एग्जांपल देखें, जैसे क्या वह आज पतंग उड़ा रहा है, ये दिया हुआ है। क्या वह आज पतंग उड़ा रहा है, ये सेंटेंस है। देखिए सेंटेंस किस शब्द से प्रारंभ हुआ है? क्या शब्द से। तो सेंटेंस जब क्या शब्द से प्रारंभ होता है तो वो कौन सा? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और अंत में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, क्या वह आज पतंग उड़ा रहा है, इसका उत्तर हम दे सकते हैं हाँ या नहीं, मतलब बता सकते हैं कि पतंग उड़ा रहा है तो हाँ, और नहीं उड़ा रहा तो नहीं, नो। ठीक है, तो जिनका उत्तर हम यस नो में दे सकते हैं, ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये एग्जांपल है। क्या वह आज पतंग उड़ा रहा है, इसका अनुवाद करेंगे। सबसे पहले हमें लगानी है सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। तो सहायक क्रिया इसमें क्या यूज कर रहे थे? इज। क्या लगा रहे थे? इज। तो सबसे पहले आ जाएगा इज। ठीक है, इसके तुरंत बाद हमें क्या लगाना है? कर्ता लगाना है। तो कर्ता क्या है? वह की अंग्रेजी ही, तो इज ही। इसके बाद हमें क्या लगाना? नेगेटिव्स में नहीं शब्द दिया नहीं तो नोट नहीं आएगा। फिर क्या लगाना है? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है? उड़ा रहा है, मतलब उड़ाना। उड़ाना की फ्लाई होती है, आईएनजी फॉर्म लगती है इसमें, तो फ्लाइंग हो जाएगा। तो इज ही फ्लाइंग, ये हो जाएगा फ्लाइंग, इज ही फ्लाइंग। इसके बाद देखें क्या लगाना है? कर्म। मुख्य क्रिया के बाद कर्म। कर्म क्या है? पतंग। ठीक है, तो पतंग यानी काइट, तो हो गया काइट। इसके बाद अन्य शब्द। अन्य शब्द क्या है? आज। तो आज का हो जाएगा टुडे। और इसके बाद हमें क्या लगाना है? अन्य शब्दों के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो हो गया इज ही फ्लाइंग काइट टुडे। ठीक है, इस तरह से हमें सेंटेंस करना होते हैं। इसके बाद इसका दूसरा जो पार्ट है
दूसरा पार्ट है इसका, वो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, कौन सा है? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इसका अर्थ होता है दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ क्या होता है? दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है। मतलब WH फैमिली जो होती है, ठीक है, जैसे व्हाट है, ठीक है, हाउ है, हु है, वेयर है, व्हाई है, ये शब्द होते हैं। मतलब क्या है, कहां है, क्यों, कौन, कैसा, कितना, कितनी, कितने, ठीक है, इस तरह के शब्द दिए होते हैं। तो वे सेंटेंस या वे वाक्य जिनमें कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है, उन्हें हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर जो होता है, उत्तर जो होता है, वो हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं। इसका जो उत्तर होता है वो शब्दों में होता है या सेंटेंस के रूप में होता है। समझ में आ रहा है? तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है। तो जिन सेंटेंस में कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है, जैसे कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे, इस तरह के प्रश्नवाचक शब्द दिए होते हैं, वे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में भी ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है और इसका उत्तर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं। मतलब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो आंसर होता है वो यस और नो में नहीं दे सकते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम यस और नो में दे सकते हैं आंसर, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव का आंसर यस और नो में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है, जैसे कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे, इस तरह के शब्द, तो वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? जिन सेंटेंस में या जिन वाक्यों में कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है, उन्हें हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है। अब प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया, तो उसको आप देख लेना। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्दों का पूरा एक अलग से वीडियो बनाया है, तो उसको आप देख लेना, वो अलग वीडियो दिया हुआ है। ठीक है, तो हम बता रहे हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है। ठीक है, ये सेंटेंस जो होते हैं इनके बीच में कहीं पर भी प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, इनका उत्तर हां और नहीं में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वे सेंटेंस होते हैं, वे वाक्य होते हैं जिनमें कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है। इनका अनुवाद करने का अगर क्रम देखें, तो अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हमें लगाना होता है प्रश्नवाचक शब्द। क्या लगाना होता है? सबसे पहले अनुवाद करने के लिए हमें प्रश्नवाचक शब्द की आवश्यकता होती है या प्रश्नवाचक शब्द लगाते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद हम लगाते हैं सहायक क्रिया। क्या लगाते हैं? सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया लगाते हैं। सबसे पहले क्या लगाना है? प्रश्नवाचक शब्द लगाना है और प्रश्नवाचक शब्दों के बाद क्या लगाना है? सहायक क्रिया लगानी है। सहायक क्रिया के बाद आता है कर्ता। सहायक क्रिया के बाद क्या आता है? कर्ता। अगर नेगेटिव है तो नॉट आएगा। और कर्ता के बाद आती है मुख्य क्रिया। कर्ता के बाद क्या आती है? मुख्य क्रिया। ठीक है, कर्ता के बाद हमें क्या लगाना है? मुख्य क्रिया लगानी है। और मुख्य क्रिया के बाद हमें लगाना है कर्म और कर्म के बाद हमें लगाने हैं अन्य शब्द और अन्य शब्दों के बाद हमें लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम अनुवाद करने के लिए क्या लगाएंगे? सबसे पहले अनुवाद करने के लिए हम लगाएंगे प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्दों के तुरंत बाद लगाएंगे
सहायक क्रिया के बाद लगाएंगे कर्ता। अगर इसमें नहीं शब्द भी दिया है तो हम नोट लगा देंगे कर्ता के बाद, तो नहीं अगर नहीं दिया है तो हम इसको नहीं लगाएंगे। इसके बाद आती है मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया जो कौन सी फॉर्म लगानी वो टेंस के अनुसार लगती है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कर्म, और इसके बाद अन्य शब्द, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर इसका अंग्रेजी में देखें तो सबसे पहले इंट्रोगेशन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, इंट्रोगेशन वर्ड लगाएंगे यानी प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे। इसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया लगाएंगे। इसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट यानी कर्ता। अगर नेगेटिव है तो साथ में नोट आ जाएगा। और इसके बाद हमें लगाना है, कर्ता के तुरंत बाद हमें लगानी है मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब, ठीक है। और मेन वर्ब मुख्य क्रिया के बाद हमें लगाना है कर्म यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कर्म के बाद लगाना है अन्य शब्द यानी अदर, ठीक है। और इसके बाद हमें लगाना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले इंट्रोगेशन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट यानी कर्ता, नेगेटिव है तो नोट, और नेगेटिव नहीं है तो नोट नहीं आएगा। इसके बाद मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, अदर यानी अन्य शब्द, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये अनुवाद करने का क्रम, इसका एक सेंटेंस का एग्जांपल और हम बता दे रहे हैं किस तरह से। जैसे इसी का हम एग्जांपल ले रहे हैं, वह है पतंग आज क्यों नहीं उड़ा रहा है, ये दिया है। वह पतंग आज क्यों नहीं उड़ा रहा है, ठीक है। देखें इसमें हमने नहीं वाला भी ले लिया है, जिससे नोट का भी समझ में आ जाएगा। वह पतंग आज क्यों नहीं उड़ा रहा है, ये दिया हुआ है, वह पतंग आज क्यों नहीं उड़ा रहा है। तो सबसे पहले देखें इसमें क्या दिया हुआ है, क्यों शब्द दिया हुआ है, ये प्रश्नवाचक शब्द है क्यों। कौन सा शब्द, क्यों शब्द जो दिया हुआ है ये प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यही पहचान करनी है कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है। तो ये पहचान लिया हमने कि क्यों लगा है उसके बीच में, तो क्या हो जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब हमें अनुवाद करना है, तो सबसे पहले इंट्रोगेशन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द, तो क्या आ जाएगा, क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई, तो व्हाई आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब इसके बाद हमें क्या लगानी है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया वह दिया हुआ है, तो हमने बताया था इसमें इज एमआर का प्रयोग करना है, तो वह के साथ में इज आता है, इज, तो व्हाई इज। अब इसके बाद लगाना है हमें कर्ता, कर्ता क्या है, वह, तो वह की ही, तो ही आ जाएगा, तो व्हाई इज ही। अब देखिए नहीं भी दिया है तो हम इस नोट को भी लगाएंगे, नोट, तो नोट आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या लगाना है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है, उड़ा रहा है, मतलब उड़ाना, उड़ाना की फ्लाइंग, और आईएनजी तो फ्लाइंग, तो व्हाई इज ही नॉट फ्लाइंग। इसके बाद कर्म, कर्म क्या है, पतंग, तो पतंग की काइट, काइट। और आज की अन्य शब्द, अन्य शब्द है आज, आज की अंग्रेजी टुडे, और इसके बाद क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर नोट, फिर मुख्य क्रिया, कर्म, अन्य शब्द और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया है, ठीक, ठीक है। तो दो प्रकार के सेंटेंस हो गए हैं, हमने बताया पहला एसर्टिव सेंटेंस और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस में भी दो पार्ट पढ़ लिए हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी दो पार्ट पढ़ लिए हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, सभी के हमने क्रम भी बता दिए। इसके बाद तीसरा जो है, तीसरे प्रकार का सेंटेंस जो है, तीसरे प्रकार का सेंटेंस है इंपरेटिव। कौन सा, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस, देखिए इंपरेटिव सेंटेंस माना होता है आज्ञासूचक वाक्य। क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस माने आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है।
आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस माने क्या होता है? आज्ञा सूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य। तो वे वाक्य जिनमें आज्ञा दी होती है, क्या दी होती है? आज्ञा। वे वाक्य जिनमें आज्ञा दी होती है, क्या दी होती है? आज्ञा। या प्रार्थना दी होती है, क्या? प्रार्थना। या निषेध, क्या दिया होता है? निषेध आदि का भाव दिया होता है। किस किस का? आज्ञा, प्रार्थना या निषेध। उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। वे सेंटेंस जिनमें आज्ञा, प्रार्थना या निषेध आदि का भाव दिया होता है उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। या इंपरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें आज्ञा, प्रार्थना या निषेध आदि का भाव दिया होता है। या जिन सेंटेंस में आज्ञा, प्रार्थना, निषेध आदि का भाव दिया होता है उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में या तो आज्ञा दी होती है, या प्रार्थना दी होती है, या निषेध दिया होता है। निषेध माना होता है मना करना, निषेध माने मना करना। आगे आप समझते हैं, प्रार्थना समझते हैं, निषेध माना होता है मना करना। ठीक है, मतलब किसी चीज के लिए मना किया जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा सेंटेंस होता है? इंपरेटिव सेंटेंस नहीं, आज्ञा सूचक वाक्य होता है। इंपरेटिव सेंटेंस की ये पहचान होती है कि इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता नहीं दिया होता है। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता नहीं दिया होता है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता जो होता है वो यू कर्ता माना जाता है और ये विलुप्त होता है या छुपा हुआ होता है। कैसा होता है? विलुप्त या छुपा हुआ। तो जिन सेंटेंस मतलब वे सेंटेंस या जिन सेंटेंस में, जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना या निषेध आदि का भाव दिया होता है उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस या आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, इनमें कर्ता नहीं दिया होता है, कर्ता यू जो होता है वो छुपा हुआ होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें देखें आज्ञा वाले जो वाक्य होते हैं उनका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हमें लगानी होती है मुख्य क्रिया। सबसे पहले क्या लगानी है? मुख्य क्रिया लगानी है। ठीक है, क्योंकि इसमें कर्ता नहीं दिया होता है या कर्ता छुपा हुआ होता है। ठीक है, मुख्य क्रिया हो गई। मुख्य क्रिया के बाद जो होता है, इसके बाद मुख्य क्रिया के बाद हमें लगाना है कर्म, और कर्म के बाद लगाना है अन्य शब्द, और अन्य शब्दों के बाद लगाना है फुल स्टॉप। ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस जो होते हैं, ये सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें कर्ता यू छुपा हुआ होता है, इसलिए इनमें हम जो मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो इनका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले क्या लगाना है? मुख्य क्रिया लगानी है। सबसे पहले मुख्य क्रिया लगानी है, यानी मेन वर्ब लगानी है, और इसके बाद हमें लगाना है ऑब्जेक्ट यानी कर्म लगाना है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। इसके बाद हमें लगाना है अन्य शब्द यानी अदर वर्ड। ठीक है, क्या लगाना है? अदर वर्ड, और इसके बाद हमें लगाना है फुल स्टॉप। ठीक है, ये इसके एफर्मेटिव सेंटेंस जो मतलब एक प्रकार के एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनके लिए हमें ये करना है। अगर किसी वाक्य में प्रार्थना दी है, क्या दी है? प्रार्थना दी है। अगर प्रार्थना दी है तो प्रार्थना के लिए हमें लगाना है सेंटेंस के प्रारंभ में प्लीज या काइंडली। क्या लगाना है? प्लीज या काइंडली। समझ में आ रहा है? अगर किसी सेंटेंस में प्रार्थना दी है तो हमें क्या लगाना है? प्लीज या काइंडली। ठीक है, सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए हमें सबसे पहले प्लीज या काइंडली शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, यानी जब सेंटेंस में प्रार्थना दी होती है, जब वाक्य में प्रार्थना दी होती है तो हमें प्लीज या काइंडली शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, इसके बाद निषेध वाले जो वाक्य होते हैं, निषेध वाले वाक्यों का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम डू नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डू नॉट। ठीक है, इसको शॉर्ट में डोंट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते? डोंट, इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम डोंट भी लिख सकते हैं, डू नॉट या डोंट।
समझ में आ रहा है? डू नॉट या डोंट, इनमें से कोई भी शब्द हम लगा सकते हैं। इसके हम सेंटेंस अनुवाद करके दिखा दें। सबसे पहले जैसे सेंटेंस है यहां आओ, ठीक है, ये दिया हुआ है सेंटेंस यहां आओ। तो देखें सबसे पहले यहां आओ, तो सबसे पहले हमें लगानी है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है? आओ मतलब आना। आना की क्या होती है? कम। तो कम। अब इसके बाद कर्म इसमें है नहीं, अन्य शब्द है यहां, तो यहां किया जाएगी हियर, और क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप। कम हियर। समझ में आ गया? तो इस तरह के सेंटेंस अगर हैं तो सबसे पहले हमें मुख्य क्रिया, फिर कर्म, अन्य शब्द और फुल स्टॉप, ये क्रम हमें बनाना है। अब देखिए एक प्रार्थना वाला वाक्य देखें, जैसे कृपया मेरी मदद करो, ये दिया हुआ है सेंटेंस, कृपया मेरी मदद करो। तो देखें कृपया दिया हुआ है मतलब प्रार्थना करना है कि कृपया मेरी मदद करो। तो जब प्रार्थना होती है तो जिन सेंटेंस में प्रार्थना होती है उनमें हम क्या लगाते हैं? प्लीज या काइंडली। तो हम लगाएंगे प्लीज, ठीक है, और इसके बाद हमें कॉमा लगा देना है। अब क्या आएगा? मेरी मदद करो मतलब मदद करना, ठीक है, मदद करना। मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया क्या है? मदद करना। मदद करना की हेल्प, ठीक है, हेल्प आ गया, प्लीज हेल्प। अब इसके बाद कर्म, कर्म क्या है? मेरी मतलब मी आ जाएगा, तो मी, और इसके बाद हमें कोई शब्द बचा नहीं है तो क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप। प्लीज हेल्प मी। कर पाएंगे? तो हमें इस तरह से प्रार्थना वाले वाक्य करना है। अगर निषेध वाला वाक्य दिया हुआ है, जैसे वहां मत जाओ, ये दिया हुआ है, वहां मत जाओ, ठीक है। देखिए मत दिया हुआ है मतलब मना कर रहा है, वहां मत जाओ, इस तरह से सेंटेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें लगाना है डू नॉट, या इसको हम शॉर्ट में डोंट लिख सकते हैं, ठीक है, डोंट। इसके बाद क्या लगानी है? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया जाना की गो, ठीक है, और वहां ये अन्य शब्द है तो आ जाएगा देयर, और फुल स्टॉप, हो जाएगा डोंट गो देयर, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का हमें अनुवाद इस तरह से करना है, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें आज्ञा, प्रार्थना या निषेध आदि का भाव दिया होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें आज्ञा, प्रार्थना या निषेध आदि का भाव दिया होता है। इनमें कर्ता नहीं दिया होता है, कर्ता यू छुपा हुआ होता है, मतलब यू हम इसको समझ के चलते हैं लेकिन लिखा नहीं जाता है ना, लिखा होता है, ठीक है। इसका अनुवाद करने के लिए हमने ये सेंटेंस 3 प्रकार के बता दिए हैं। इसके बाद चौथा जो सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ध्यान से समझेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस माने होता है इच्छा सूचक वाक्य। क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य, ठीक है। कौन से सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस माने होता है इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस माने क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। तो वे वाक्य जिनमें इच्छा, शुभकामना या मनोकामना या किसी के लिए प्रार्थना की जाती है, जिन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना या मनोकामना या किसी के लिए प्रार्थना की जाए उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। या ऑप्टेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें इच्छा, शुभकामना या मनोकामना आदि का भाव दिया होता है या आदि का बोध दिया होता है। इनके पीछे जो होता है वो हम संबोधन चिन्ह लगाते हैं। सेंटेंस जो दिए होते हैं इस तरह का हम संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जिनमें क्या दिया होता है? जिनमें इच्छा दी हो या शुभकामना दी हो या मनोकामना दी हो या आशीर्वाद दिया हो, ठीक है, या फिर प्रार्थना दी हो। क्या दिया हो? प्रार्थना, मतलब स्वयं के लिए नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना की गई हो। तो जिन वाक्यों में
इच्छा, शुभकामना, मनोकामना, आशीर्वाद या प्रार्थना आदि का भाव दिया होता है उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं या इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में हम संबोधन चिन्ह लगाते हैं या विस्मयबोधक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें इच्छा, शुभकामना, मनोकामना या आशीर्वाद या प्रार्थना आदि का भाव दिया होता है उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें इच्छा, शुभकामना, मनोकामना, आशीर्वाद या प्रार्थना आदि का भाव दिया होता है। ठीक है, ये जो सेंटेंस होते हैं ये सेंटेंस अधिकांशतः में से प्रारंभ होते हैं। किससे? इनके प्रारंभ में ज्यादातर में शब्द लगा होता है। ठीक है, इसका कोई भी अर्थ नहीं लिया जाता है, लेकिन इनका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले में लगाते हैं। जैसे देखें, एक सेंटेंस का अनुवाद करके हम दिखाएं। जैसे दिया है, भगवान तुम्हारा भला करे, ये दिया हुआ है, भगवान तुम्हारा भला करे। तो ठीक है, तो अनुवाद करने के लिए हमने बताया सबसे पहले क्या लगाएंगे? में। तो सबसे पहले आ जाएगा में, फिर गॉड, और भला करने के लिए ब्लेस आएगा, ब्लेस, ब्लेस और यू, और इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। तो हो जाएगा मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान तुम्हारा भला करे। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से हमें अनुवाद कैसे करना है? सबसे पहले क्या लगाना है? में लगाना है, और सेंटेंस के अंत में क्या आएगा? संबोधन चिन्ह आएगा। तो ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। नहीं, ऑप्टेटिव सेंटेंस माने इच्छा सूचक वाक्य, वे वाक्य जिनमें इच्छा, शुभकामना, मनोकामना, प्रार्थना, आशीर्वाद आदि का बोध दिया होता है या आदि का भाव दिया होता है उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इसके बाद पांचवा जो है, पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस माना होता है विस्मय बोधक वाक्य। ठीक है, विस्मय बोधक वाक्य। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मींस विस्मय बोधक वाक्य। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मींस विस्मय बोधक वाक्य। तो वे वाक्य जिनमें हृदय में उत्पन्न होने वाली तीव्र भावनाओं या मनोवेगों का बोध होता है उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। मतलब जिन वाक्यों में हृदय में उत्पन्न होने वाली तीव्र भावनाओं का या मनोवेगों का बोध दिया होता है उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। इनमें जो सेंटेंस जो होते हैं, इन सेंटेंस में कोई विस्मय बोधक शब्द दिया होता है, जैसे ओह, जैसे अलास, ठीक है, जैसे हाय, जैसे हेलो, ठीक है, जैसे हुर्रे, इस तरह के। तो इस तरह के दिए होते हैं। अगर इस तरह के शब्द जो होते हैं तो विस्मय व्यक्त करने के लिए होते हैं। ठीक है, और भी शब्द होते हैं जैसे व्हाट हो गया, व्हाट आश्चर्य के लिए होता है, सरप्राइज के लिए होता है। ठीक है, तो इस तरह के जैसे जो वाक्य होते हैं, जिन वाक्यों में हृदय में उत्पन्न होने वाली तीव्र भावनाओं का बोध होता है, ठीक है, जिनमें हृदय में उत्पन्न होने वाली तीव्र भावनाओं का बोध होता है उन्हें हम विस्मय बोधक वाक्य या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। या वे सेंटेंस, जिन सेंटेंस में, जिन वाक्यों में हृदय में उत्पन्न होने वाली तीव्र भावनाओं का बोध होता है उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में या इन सेंटेंसेस में कोई भी विस्मय बोधक शब्द दिया होता है और विस्मय बोधक शब्द के बाद हम ये संबोधन चिन्ह लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। जैसे देखें, जैसे
वाह हम मैच जीत गए हैं, ये दिया होता है। वाह हम मैच जीत गए हैं, ठीक है। तो वाह के लिए यहां वाह भी लगा सकते हैं और हुर्रे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो वाह लगेगा हुर्रे, और ये हो जाएगा बी, जीत गए हैं तो है आएगा बी हैव, थर्ड फॉर्म लगेगी वॉन द मैच, ठीक है। और ये आ जाएगा, देखें ये शब्द है वाह, ये मतलब आश्चर्य प्रकट कर रहा है, तो क्या लगाया है, इसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। बाकी का सेंटेंस है, ये एफर्मेटिव है तो एफर्मेटिव की तरह बनेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह बनेगा। तो इस तरह से पांचों प्रकार के सेंटेंस हो गए हैं और पांचों प्रकार के सेंटेंस का अनुवाद करने का भी क्रम हो गया है, ठीक है।